हेलो फ्रेंड्स, मिशन जॉब में आपका स्वागत है। एक और सेट जीएस का प्रैक्टिस सेट है, फुल्ली डिस्कशन, सारा चीज़ इसमें समझने को आपको मिलेगा सभी परीक्षाओं के लिए। हालांकि यह इम्पोर्टेंट है, जीएस का सवाल है, इसमें सारे सब्जेक्ट्स इंक्लूड हैं, चाहे वो हिस्ट्री को हो, जीओ को हैं, साइंस के हो, सभी इसमें है। विविध के भी प्रश्न आएंगे, बीच बीच में स्पोर्ट्स से संबंधित प्रश्न आएंगे। तो दोस्तों, बिहार पुलिस की जो परीक्षा निर्धारित है 1, 7 और 15 को, जो कि अक्टूबर में निर्धारित है, उसके लिए अंतिम निर्णय जो लिया गया है आयोग के द्वारा, अब आपको साबित करना और एक वर्दी लेना है। चलिए आज का जो सेशन है शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है। देखिए, अर्थव्यवस्था को 3 क्षेत्रों में बांटा गया है, इसे हमेशा याद रखें, 3 क्षेत्रों में। कितने क्षेत्र हैं ये? 3 क्षेत्र हैं। कौन कौन से 3 क्षेत्र हैं? एक प्राथमिक क्षेत्र हो गया, प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा है हो गया द्वितीयक, और एक है तृतीयक। जान लें इसको। प्राथमिक क्षेत्र कृषि को माना जाता है, कृषि में सभी चीज़ आ जाते हैं, चाहे वो आप खेतों में काम करने वाली जो भी फसलें उगाई जाती है वो कृषि से संबंधित हो जाती है, या फिर पशुपालन हो गया, मुर्गी पालन हो गया, सभी प्राथमिक क्षेत्र में आ जाते हैं। द्वितीय क्षेत्र की अगर हम बात करें तो उद्योग क्षेत्र, जो कि कृषि पर आधारित होते हैं, उद्योग क्षेत्र, ठीक है, जितने भी उद्योग क्षेत्र हैं ये द्वितीय क्षेत्र में आ जाते हैं। उसके बाद तृतीय क्षेत्र की अगर बात करें तो सेवा क्षेत्र इसे बोला जाता है। सेवा से संबंधित जो भी चीज़ें हैं ये तृतीय क्षेत्र में आती है, जैसे कि बैंकिंग, ठीक है। भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र अभी हम बता चुके, प्राथमिक क्षेत्र कृषि को माना जाता है, ठीक है, और बैंकिंग हो गया, सूचना और प्रौद्योगिकी हो गया, ये सारी चीज़ें तृतीय क्षेत्र में आती है। तो इसे याद रखें, नोट कर लें। आगे चलेंगे दूसरे नंबर सवाल पे। कहता है लोकसभा के लिए कितना कोरम। कोरम देखिए, समझिए क्या है कोरम, किसे कहते हैं? जब बैठक होती है लोकसभा का, जब सेशन चलता है, तो उस समय क्या होना चाहिए कि जितना लोकसभा का सदस्य, अगर 550 लोकसभा का सदस्य है तो कम से कम उसका 10%, कितना? 10%, 1/10 कह सकते हैं इसे, 1/10, यानी कि कुल सदस्यों का 10वां भाग जितना है उसका कितना है? 10वां भाग, कुल सदस्यों का 10वां भाग। तो ये हो गया आपका कोरम, यानी कि जब भी बैठक होगी उसमें कम से कम आपका 1/10 भाग जब तक नहीं होंगे तब तक वह बैठक संचालित नहीं की जाएगी। ये नियम है लोकसभा या फिर राज्यसभा, सभी के लिए वही नियम है। कृष्णदेव राय राजा थे। तीसरा नंबर सवाल देखिए, कृष्णदेव राय राजा थे, कहाँ के राजा थे? तो ये विजयनगर के राजा थे, ठीक है। इनकी जो कार्यकाल था, कार्य अवधि जो था, वो 1509 ईस्वी से शुरू हुआ था, 1509 ईस्वी से शुरू हुआ था, और कब तक चला था? 1529 ईस्वी तक, ठीक है। 1509 ईस्वी से 1529 ईस्वी तक विजयनगर साम्राज्य के राजा थे। कौन? कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय, याद रखना है इस चीज को। विजयनगर कब बना था? इसकी स्थापना की गई थी 1336 ईस्वी। स्थापना नहीं कह सकते, विजयनगर तो ऑलरेडी था ही, लेकिन इसे स्वतंत्र कह सकते हैं। स्वरियर और बुक्का नाम के 2 जो भाई थे, वही इसे स्वतंत्र किया था। बहमनी जैसे स्वतंत्र हुआ था 1347 ईस्वी में बहमन शाह के द्वारा, और बहमनी साम्राज्य की स्थापना की गई थी 1347 ईस्वी में। उसी तरह से 1336 ईस्वी में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की गई थी विजयनगर के। चोल वंश की अगर हम बात कर लें तो चोल के संस्थापक विजयालय को माना जाता है। विजयालय, चोल के संस्थापक विजयालय हैं, ठीक है। तंजावुर इसकी राजधानी थी, ये भी याद रखना है आपको। उसी तरह से पल्लव वंश के सिंह विष्णु थे, सिंह विष्णु इसके संस्थापक थे, किसके? पल्लव वंश के। और इसकी राजधानी की अगर बात कर लें तो कांचीपुरम था, कांचीपुरम इसकी राजधानी थी। कहाँ? पल्लव वंश का। आगे देखेंगे नंबर 4, भारत में सत्ता विकेंद्रीकरण की शुरुआत किसके समय में हुई? ये बताना है। हम बहुत बार बोल चुके हैं कि जो भी आप अंग्रेजों का शासनकाल है, खासकर गवर्नर जनरल का, तो उसका जरूर याद रखें, और उसके जो कार्य किए गए हैं उसके द्वारा उसे आप याद रखें। जैसे कि लॉर्ड मेयो 1872 ईस्वी, याद करें क्या है 1872 ईस्वी, आप ही को बताना है। 1872 ईस्वी में सबसे पहले जनगणना हुई थी, भारत में सबसे पहले जनगणना हुई थी, इसे याद रखना है, पहले जनगणना। तो मेनली रूप से जो लॉर्ड मेयो जाना जाता है, ये जनगणना के लिए जाना जाता है, याद रखना है। लॉर्ड रिपन जो है ये ही सत्ता विकेंद्रीकरण यानी कि स्थानीय स्वशासन के जनक माने जाते हैं भारत में। स्थानीय स्वशासन
के जनक, ठीक है, माने जाते हैं। उसके बाद लॉर्ड लिटन की बात करें तो लॉर्ड लिटन, लॉर्ड मेयो के बाद लॉर्ड लिटन ही बने थे, ठीक है। 1876 से 1880 इनका कार्यकाल रहा था, 1876 से 1880 इनका कार्यकाल रहा। जबकि लॉर्ड रिपन की चर्चा कर लें तो इनका जो कार्यकाल था 1880 से लेकर 1884 तक लॉर्ड रिपन का कार्यकाल रहा था। लॉर्ड मेयो 1872 से 76 इनका कार्यकाल रहा था। लॉर्ड डफरिन का उसके बाद 1884 से कह सकते हैं आगे 88 तक का इनका कार्यकाल था, ठीक है। तो लॉर्ड डफरिन जो था कांग्रेस का स्थापना इसी के शासनकाल में कांग्रेस की स्थापना की गई थी। कांग्रेस की स्थापना किसके शासनकाल में? लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में। लॉर्ड लिटन हो गया, लॉर्ड रिपन के स्वशासन के लिए इन्हें जाना जाता है। 1880 से 84 सत्ता में विकेंद्रीकरण की शुरुआत लॉर्ड रिपन के द्वारा किया गया था। इसका सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड रिपन। एक एक चीजों को समझते जाएं, रट्टा नहीं मरवाएंगे लेकिन आपको फुल्ली तैयार कर देंगे। एक एक क्वेश्चंस को आप देख लें, आप जो भी परीक्षा में देखेंगे सारे सेट से सवाल होंगे। 27वां नंबर ये सेट है। भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता, अगर जन्मदाता की बात है तो ये चार्ल्स ग्रांट है। जन्मदाता की बात, अगर लागू करने की बात आता है तो लॉर्ड मैकाले को बोला जाता है, लॉर्ड मैकाले, ठीक है। 1835 याद रखना है इस चीज को। लॉर्ड मैकाले 1835 इसमें आधुनिक शिक्षा की शुरुआत अंग्रेजी से की थी। तो चार्ल्स ग्रांट जन्मदाता माने जाते हैं। आगे देखेंगे, भारत का सबसे लंबा रेलवे सेतु पूछा गया। रेलवे सेतु, तो सबसे लंबा रेलवे सेतु पूरे भारत का पूछ रहा है तो डेहरी ऑन सोन में बना हुआ है, सोन नदी पर बना हुआ है, तो ये आपका सही जवाब हो जाएगा। एक एक चीजों को आपको समझना है, रट्टा नहीं मारना है। एक ही वीडियो को अगर 2 बार देख लें तो आपको सारा चीज समझ में आ जाएगा, याद करने की जरूरत नहीं है। और इसके बाद इसके लिए आपको एक PDF दिया जाता है जिसमें आंसर नहीं होते हैं और आपको सेट की तरफ से यूज करना है। जहां भी प्रॉब्लम हो फिर से आप वीडियो देख लें। तो इस तरह से, और हाँ, PDF अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन करें जो कि डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। और प्लेलिस्ट से जितने भी आपको देखने हैं, जो भी आपको देखने हैं वीडियो, तो प्लेलिस्ट से आप जाके देख सकते हैं। फुल्ली एकदम पुलिस, बिहार पुलिस जो तैयारी कराई जा रही है फुल्ली एकदम आपके लिए। और GS के लिए आप BSSC की तैयारी कर रहे हैं तो भी आपके लिए फ़ायदेमंद है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं बिहार दरोगा की तो वहाँ भी ये सारे GS आपको काम आएंगे। तो एक एक चीज़ों को समझते जाना है और मिस नहीं करना है, शेयर करना है दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? हड़प्पा सभ्यता बार बार हम पढ़ चुके हैं। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु सभ्यता भी कहते हैं। इसे कांस्य युगीन माना जाता है। क्यों माना जाता है इसके लिए भी आपको ध्यान रखने हैं, क्योंकि तांबा से जुड़ी हुई चीज़ें यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिली थी, बहुत अधिक मात्रा में मिला था। और तांबा की जो मिश्र धातु होता है कांसा, कांसा भी मिला था, इसलिए इसे कांस्य युगीन बोला जाता है हड़प्पा सभ्यता को। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सा स्थल सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित नहीं है? ध्यान से देखिए, संबंधित नहीं है। कालीबंगा है, रोपर है, पाटलिपुत्रा नहीं है, लोथल है। पाटलिपुत्रा जो है ये बिहार में है और बिहार तक हड़प्पा सभ्यता उस समय नहीं थी। तो उस समय क्या, अभी भी नहीं है, ये किधर है? पश्चिम की तरफ है। पश्चिम और उत्तर भारत में ये फैला हुआ है सिंधु घाटी सभ्यता। याद रखना है, पश्चिम और उत्तर भारत में। तो लोथल है, रोपर है, कालीबंगा है, पाटलिपुत्रा नहीं है। आगे देखेंगे अगला नंबर सवाल, निम्नलिखित को सही सुमेलित करें। चलिए, ये भी हड़प्पा सभ्यता से संबंधित ही है। तो लोथल अगर हम मिलान करें तो लोथल के लिए गोदीबारा हो जाएगा। गोदीबारा मतलब होता है कि यह यहाँ से व्यापार किए जाते थे, व्यापार यहाँ से किए जाते थे, ठीक है, व्यापार किए जाते थे। कालीबंगा से आप देख सकते हैं यहाँ पक्की मिट्टी की बनी हुई हल की प्रतिकृति और कालीबंगा से काली चूड़ी भी प्राप्त हुई है। और अगर आप धौलावीरा की बात करें तो धौलावीरा से हड़प्पन लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला शिलालेख मिला है। बनवाली की अगर बात करें तो यहाँ से जुता हुआ खेत का साक्ष्य मिला है। तो इस तरह से यहाँ पे 4 जो जगह हैं, लोथल, कालीबंगा, धौलावीरा, बनवाली, तो इसे आपको ध्यान में रखने हैं जो खासकर इंपॉर्टेंट है और बार बार इसे परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं। लोथल गोदीबारा के लिए जहाँ से व्यापार किया जा सकता था, कितनों बार हम बता चुके हैं, ये भोगवा नदी के किनारे गुजरात में स्थित है। कालीबंगा, ये पक्की मिट्टी की बनी हुई हल की प्रतिकृति यहाँ से मिली है, काली चूड़ी भी मिली है। धौलावीरा में शिलालेख प्राप्त हुआ है हड़प्पन लिपि के। और बनवाली की अगर बात करें, जुता हुआ खेत मिला है। तो ये जो लिपि मिला है इसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सकता है। अगर इसमें पढ़ लिया जाएगा, इसमें अगर सफलता मिल जाती है तो ढेर सारी चीज़ें खुलेंगी। आगे देखेंगे,
बिहार का राजकीय पुष्प बहुत आसान है, ये गेंदा है। जबकि अगर भारत की बात करें, पूरे भारत की, तो कमल है राष्ट्रीय पुष्प। आगे देखेंगे, राजकुमार अजीम को किसने बिहार का सूबेदार बनाया था? तो औरंगजेब इसका सही जवाब हो जाएगा 1702 ईस्वी में। 1702 ईस्वी में औरंगजेब ने राजकुमार अजीम को बिहार का सूबेदार बनाया था। पढ़ने योग्य चीजें अकबर भी है, शाहजहां भी है, जहांगीर भी है, क्योंकि इसे ढेर सारे क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। अकबर का जन्म कब हुआ था? 1542 ईस्वी में हुआ था, अमरकोट में, याद रखना है इस चीज को। और अकबर का राज्याभिषेक कब हुआ था? 1555-56 में, ठीक है, 55-56 में हुआ था। खासकर 56 कर सकते हैं, 55 कर सकते हैं। हुमायूं की मृत्यु जब होती है तो बैरम खान के संरक्षण में अकबर को राजा बनाया जाता है, और सबसे पहला युद्ध वहाँ 1556 में जो बहुत बड़ा युद्ध कर सकते हैं, पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था 1556 में, जिसमें अकबर जीता था, बैरम खान के संरक्षण में हुआ युद्ध हुआ था। तो ये सारी चीज़ें, जजिया कर को अकबर ने समाप्त किया था, मनसबदारी प्रथा इसने शुरू किया था, या कह सकते हैं मनसबदारी प्रथा को इसने फॉलो किया था। तो अकबर को हम याद करना है, ढेर सारी चीज़ें इससे आती है, ढेर सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे कि दीन इलाही धर्म को इसने शुरू किया था, जो कि फ्लॉप रहा। उसी तरह शाहजहां को याद रखने हैं, शाहजहां, ठीक है। तो शाहजहां के रूप में मयूर सिंहासन इनसे संबंधित है, मयूर सिंहासन में पित्तरदुरा का यूज किया गया है। उसी तरह जहांगीर को भी याद रखना है, जहांगीर में सबसे पहले पित्तरदुरा का यूज किया गया था। इनके ससुर जो थे, उनका जब मकबरा तैयार होने लगा था तो उसमें पित्तरदुरा का यूज किया गया था। तो जहांगीर को भी आपको पढ़ने हैं, एक एक चीज़ों को आपको पढ़ते जाने हैं। आगे देखेंगे, किस मुगल शासक का राज्याभिषेक पटना में हुआ था? यहाँ देखिए, ये हाईलाइट है, फर्रुखसियर। फर्रुखसियर इसका सही जवाब हो जाएगा। फर्रुखसियर को ही सबसे पहले राज्याभिषेक पटना में हुआ था। उसके बाद देखेंगे, नवाब अलीवर्दी खान की बिहार में कार्यकाल। नवाब अलीवर्दी खान की बिहार में कार्यकाल बताना है। तो बिहार में कार्यकाल था 1733 से 40, जो कि ऑप्शंस में नहीं है। तो उपयुक्त ऑप्शंस यहाँ पे ये बन रहे हैं 1734 से 1740 तक। यह बिहार का इसका कार्यकाल रहा है नवाब अलीवर्दी खान का। उसके बाद यह स्वतंत्र बंगाल में गया था। बंगाल में यह बंगाल का नवाब बना था, कह सकते हैं बंगाल का नवाब 1740 ईस्वी में, और यह 1755-56 तक रहा था, ठीक है, 56 तक रहा था। 1740 से 1756 तक यह नवाब रहा था, बंगाल का नवाब रहा था। उसके बाद बनता है सिराजुद्दौला नवाब। सिराजुद्दौला का आपने नाम सुना होगा, तैयारी कर रहे हैं, सिराजुद्दौला का नाम सुना होगा। 1757 ईस्वी में जब प्लासी का युद्ध हुआ था, प्लासी का युद्ध में इसकी हार हुई थी सिराजुद्दौला की, और उसके बाद मीर जाफर को यहाँ का बंगाल का नवाब बनाया गया था। फिर मीर जाफर को हटा करके मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया था। तो इस तरह से आपको पढ़ते जाना है, एक एक चीज़ों को समझते जाना है, ठीक है। 14 देखेंगे, शेर शाह ने किस युद्ध में हुमायूं को पराजित किया था? तो शेर शाह ने तो चौसा का युद्ध में भी उसने हराया था, जो कि 1539 ईस्वी में हुआ था। बिलग्राम या फिर इसे कन्नौज का भी युद्ध कहा जाता है, ये 1540 ईस्वी में हुआ था, और इसी में भी शेर शाह ने हुमायूं को पराजित किया था। तो उपयुक्त दोनों आपका सही जवाब हो जाएगा। याद रखने हैं, चौसा का युद्ध और बिलग्राम अथवा कन्नौज का युद्ध, ये बराबर परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है, बराबर आते हैं परीक्षाओं में। एक तरह का VVI सवाल है, इसलिए इसे याद जरूर रखें। बिहार में तुर्क सत्ता का संस्थापक, देखिए ये इंपॉर्टेंट है, इसके लिए अगर आपको चाहिए तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक हैं, जो कि बिहार में तुर्क सत्ता का संस्थापक इसे माना जाता है। और इसका गुलाम बख्तियार खिलजी, बख्तियार खिलजी, अगर ऑप्शन में बख्तियार खिलजी सिर्फ रहेगा तो वही सही जवाब हो जाएगा। लेकिन बख्तियार खिलजी इसी के शासनकाल में कुतुबुद्दीन ऐबक का ही गुलाम था, जो कि यहाँ आया था ये बिहार में तुर्क सत्ता को स्थापित करने के लिए, या कह सकते हैं कि इधर का क्षेत्र जीतने के लिए। तो बख्तियार खिलजी भी इसका सही जवाब हो जाएगा। प्रयाग प्रशस्ति का रचयिता, तो ये हरिसेन है। प्रयाग प्रशस्ति के रचयिता कौन है? हरिसेन है। और ये समुद्रगुप्त के दरबारी थे। क्या थे? दरबारी कवि थे। याद रखना है, दरबारी कवि थे, याद रखना है। समुद्रगुप्त को कविराज भी कहा जाता है, कविराज की संज्ञा इन्हें दिया जाता है समुद्रगुप्त को। 2 बार ये अश्वमेध यज्ञ भी किए थे, 2 बार अश्वमेध यज्ञ किए थे, इसके लिए भी इन्हें जाना जाता है समुद्रगुप्त को। ये गुप्त वंश के शासक थे, गुप्त वंश के शासक थे, तो ये भी याद रखने। और हरिसेन इसके दरबारी कवि थे, जो कि प्रयाग प्रशस्ति के लेखक थे, रचयिता थे। चलिए, आधुनिक बिहार के अध्ययन के लिए स्रोत है, यहाँ ध्यान दें, एक एक करके देखें। आपको
फ्रांसिस बुकानन द्वारा संकलित विभिन्न रिपोर्ट, ये भी सही है आपका। डिस्ट्रिक्ट गजेटर लैंड सर्वे एंड सेटलमेंट रिपोर्ट, ये भी आपका सही है। और कह सकते हैं पोर्ट विलियम इंडिया हाउस करस्पॉन्डेंस है ये सीरीज, ये भी आपका सही है। यानी कि आपका सही जवाब हो जाएगा उपयुक्त सभी। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? उपयुक्त सही। अब आगे देखेंगे नंबर 18, बिहार आने वाले महत्वपूर्ण चीनी यात्री। देखिए आप ध्यान से देखें, बिहार आने वाले जो महत्वपूर्ण चीनी यात्री का नाम अगर आप देखेंगे तो आपका फाहियान भी आपका सही जवाब हो जाएगा, युआनचांग भी आपका सही जवाब हो जाएगा और ईत सिंह भी आपका सही जवाब हो जाएगा। यानी कि आपका सही जवाब होगा उपयुक्त सभी। फाहियान की अगर बात कर लें तो फाहियान सबसे पहले किसके शासनकाल में भारत आया था? ध्यान से देखें, ये आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। फाहियान की अगर हम चर्चा करें तो युआनचांग, जिसे हैंसवांग भी कहते हैं, ठीक है, हैंसवांग भी इसे कहा जाता है। और यह भी चंद्रगुप्त द्वितीय के चंद्रगुप्त द्वितीय नहीं, ये आया था हर्षवर्धन के समय 630 ईस्वी में आया था। ये भी इसका रिपोर्ट है। हैंसवांग हर्षवर्धन के समय में आया था 630 ईस्वी में। और ईत सिंह जो आया था ये आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में ही। ठीक है, तो ये तीनों को याद रखने हैं आपको। उपयुक्त सभी इसका सही जवाब हो जाएगा। चीनों यात्री बिहार की यात्रा किया था फाहियान, युआनचांग, ईत सिंह, और तीनों चंद्रगुप्त द्वितीय और हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। अब आगे देखेंगे अगला नंबर सवाल, प्राचीन बिहार के इतिहास की जानकारी का जो मुख्य स्रोत है ये बताना है। भग्नावशेष, ये सही हो जाएगा। यात्रा वृत्तांत, इसे भी होता है प्राप्त किए जा सकते हैं, मुख्य स्रोत है ये, अभिलेख तो है ही। तो उपयुक्त सभी इसका सही जवाब हो जाएगा, उपयुक्त सभी। चलिए, बिहार से प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेखों की लिपि है। 20वां नंबर सवाल देखिए, बिहार से प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेखों की लिपि। अभिलेख जो मौर्यकालीन लिखी गई है ये तीनों भाषा में लिखी गई है, खरोष्टी में भी, अरमाइक में भी, ब्राह्मी लिपि में भी, तीनों लिपि में लिखी गई है। लेकिन जो बिहार से सिर्फ पूछा जा रहा था, इसका सही जवाब हो जाएगा ब्राह्मी लिपि। बिहार से अगर प्राप्त किया जाता है तो इसे ब्राह्मी लिपि कहते हैं, जबकि ये पश्चिम की लिपि है और इसे कह सकते हैं खरोष्टी लिपि, जो कि उत्तर पश्चिम भारत की ये लिपि है। जो भी अभिलेख मिला है तो उत्तर पश्चिम में मिला है, ये भी पश्चिम में मिला है। ब्राह्मी जो है ये बिहार में खास करके जो मौर्यकालीन अभिलेख है उसमें ब्राह्मी लिपि का यूज किया गया है। ठीक है, बिहार की बात हुई। अब आगे निम्न में से लिंग संलग्न विकार, जिसको अनुवांशिक रोग कहते हैं, अनुवांशिक रोग, इसे अनुवांशिक रोग के नाम से भी जाना जाता है। लिंग संलग्न मतलब ही हो गया अनुवांशिक रोग, और यह इसमें हो जाएगा टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम इसका सही जवाब हो जाएगा, जो कि एक अनुवांशिक रोग है। टर्नर सिंड्रोम से क्या होता है कि इसमें एक्स गुणसूत्रों की कमी हो जाती है, एक्स गुणसूत्रों की कमी, इसे याद रख लें। एक्स गुणसूत्रों की क्या हो जाती है? कमी हो जाती है, जिससे क्या होता है कि जैसे लंबाई में कम, यानी कि बौनापन आ जाता है, वक्षस्थल जो होता है छोटे छोटे होते हैं। तो इस तरह से इसमें ढेर सारे गुणसूत्रों की कमी के कारण ढेर सारे हार्मोनल कमी हो जाती है, जिसे टर्नर सिंड्रोम कहा जाता है। आगे देखेंगे एथलीट्स फुट नामक बीमारी होती है। एथलीट्स फुट एक बीमारी होती है जो कि पैरों के अंगुलियों के बीच से शुरू होती है। ठीक है, इसे फंगस के द्वारा यह होता है बीमारी, कवक के द्वारा कहा जाता है, कवक के द्वारा यह बीमारी फैलती है। ठीक है, तो एथलीट्स फुट नामक जो बीमारी होती है वो कवक के द्वारा होता है। ये सब भी आपको याद रखने हैं, इसलिए एक एक चीज़ों को आपको समझना। बैक्टीरिया से जो रोग होते हैं जैसे कि हैजा है, टीबी है, शैवाल के द्वारा, वायरस के द्वारा जो रोग होते हैं, तो एक एक चीज़ों को आपको समझते जाना है और याद करने हैं, ध्यान में रखने हैं। कौन सा रोग जीवाणु से नहीं होता है? वो नीचे चलते हैं। हैजा या जीवाणु से होने वाला रोग है। ठीक है, जीवाणु से और फैलने वाला संक्रामक बीमारी है हैजा। क्षय, ट्यूबरक्लोसिस, ये भी संक्रामक बीमारी है, ये भी जीवाणु से होता है। प्लेग, ये भी जीवाणु से होता है, जो कि सुअरों से फैलने वाला रोग है प्लेग। एक छोटी माता जो है, ये जो बीमारी होती है ये जीवाणु से नहीं बल्कि वायरस से होता है। वायरस इसको कह सकते हैं, विषाणु से होने वाली बीमारी है। इसे कौन सी बीमारी कहते हैं? विषाणु से होने वाली बीमारी है, जो कि छोटी माता बीमारी है। आगे देखेंगे कौन सा रोग वायरस से होता है। देखिए फिर से वही बात, डिप्थीरिया रोग, इन्फ्लुएंजा, टीबी, मलेरिया। तो डिप्थीरिया जो होता है यह जीवाणु से होने वाला रोग है, जीवाणु से। इन्फ्लुएंजा इसका सही जवाब हो जाएगा, यह विषाणु से होने वाला रोग है। और यह छींकने, खांसने
से फैलता है, छींकने से, खांसने से फैलता है, यानी कि संक्रामक बीमारी होता है इन्फ्लुएंजा। तो ये फैलने वाली बीमारी है जो कि सांस से संबंधित रोग है। और डिप्थीरिया की अगर बात करें तो डिप्थीरिया जो होता है गला का बीमारी है। टीबी, मलेरिया जो होता है, मलेरिया ये मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से मलेरिया होता है, प्रोटोजोआ जनित रोग है मलेरिया। टीबी जीवाणु जनित है, ये हम बता चुके हैं ऊपर, ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु से होता है। मनुष्य का तांत्रिक तंत्र की तंत्रिका तंत्र इसे बोला जाता है, कितने भागों में विभक्त होता है ये बताना है। तो तंत्रिका तंत्र जो होता है वो 2 भागों में विभाजित होता है, इसका सही जवाब 2 भाग हो जाएगा। तंत्रिका तंत्र 2 भागों में विभाजित होता है, एक होता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और एक होता है उपाधीय तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और उपाधीय तंत्रिका तंत्र, ये मनुष्य का जो तंत्रिका तंत्र होता है ये विभक्त होता है, याद रखना है इसको। आगे देखेंगे, हृदय संबंधी असामान्यताओं का पता लगाने के लिए कौन सा प्रयोग किया जाता है, कौन सा यंत्र प्रयोग किया जाता है, यह ध्यान देना है। तो हृदय से संबंधित है तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, इसका सही जवाब इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ यानी कि ईसीजी। ईसीजी का नाम सभी ने आप सुने होंगे, ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ये क्या करता है, हृदय से संबंधित असामान्यता है या फिर हृदय को चेक करना है तो ईसीजी करवाया जाता है। पेसमेकर को कृत्रिम हृदय बोला जाता है, कृत्रिम हृदय बोला जाता है। जब हृदय काम करना बंद कर देता है तो पेसमेकर यूज किया जाता है, ये दिल की जगह काम करता है। कंप्यूटेड टोमोग्राफी स्कैन, जिसे हम लोग सीटी स्कैन के नाम से जानते हैं, सीटी स्कैन के नाम से जानते हैं। तो सीटी स्कैन के बारे में आप लोग जानते होंगे क्या है, कंप्यूटेड टोमोग्राफी स्कैन, ठीक है। रुधिराणु को कितने भागों में विभक्त किया गया, देखिए ये भी 2 भागों में विभाजित किया गया, ध्यान देना। जिस तरह से तंत्रिका तंत्र को 2 भागों में बांटा गया उसी तरह से रुधिराणु को भी 2 भागों में बांटा गया है। एक भाग को बोला जाता है प्लाज्मा, एक भाग को बोला जाता है प्लाज्मा, जो कि लगभग 55 से 60% होता है तरल, ये तरल होता है, तरल भाग होता है, ठीक है। दूसरा भाग जो होता है इसे हम लोग कहते हैं ठोस भाग, और इसका जो मात्रा होता है ये 40 से 45% तक इसका मात्रा होता है रक्त में। और ठोस भाग जो एक सेल की तरह होता है, और ये 3 तरह के होते हैं। एक होते हैं आरबीसी जिसे रेड ब्लड कार्पसल्स कहते हैं, एक होता है डब्ल्यूबीसी जिसे व्हाइट ब्लड कार्पसल्स कहते हैं, और एक होता है प्लेटलेट्स इसको बोला जाता है, प्लेटलेट्स। ये 3 तरह के ठोस भाग होते हैं जो कि सेल के रूप में होते हैं। 40 से 45% ये भाग होता है। तो 2 भाग प्लाज्मा और ठोस भाग जो होता है उसे हम लोग आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के नाम से जानते हैं। तो रुधिराणु को 2 भागों में बांटा गया है, एक एक चीजों को आपको समझते जाना है। वे घटक जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, हालांकि जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसे स्वपोषी के नाम से जाना जाता है, स्वपोषी। और स्वपोषी की अगर बात करें तो इसे उत्पादक भी कहा जा सकता है। उपभोक्ता अपघटक तो ये होगा ही नहीं, स्वपोषी ये होगा। आगे चलेंगे, नंबर 29, पारिस्थितिक तंत्र में जैविक घटक को कितने भागों में विभक्त किया गया है। अभी तुरंत हमने देखा, एक होता है उत्पादक, दूसरा होता है उपभोक्ता, तीसरा होता है अपघटक, ठीक है। उत्पादन करने वाला, उत्पादन को ग्रहण करने वाला यानी कि उपभोक्ता जिसे हम लोग कहते हैं, और एक होता है संगठक, विघटन करने वाला, उसको बर्बाद करने वाला। तो 3 तरह के पारिस्थितिक तंत्र में जैविक घटक होते हैं, ठीक है। आगे देखेंगे 30वां, निम्न में गैसीय रूप में पाया जाने वाला पादप हार्मोन। पादप हार्मोन की अगर हम यहाँ पे चर्चा करें तो तीनों जो आप यहाँ पे देख रहे हैं तीनों पादप हार्मोन ही है, लेकिन यहाँ पे गैसीय रूप में पूछा जा रहा है तो ये इथिलीन है जो कि गैसीय रूप में ये पाया जाता है। और यह कृत्रिम रूप से फलों को पकाने के रूप में भी काम करता है। यह क्या करता है, फलों को पकाने के काम आता है, फलों को पकाने में यह बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इथिलीन गैस। आगे देखेंगे 31, निम्न में से भूमिगत तने का रूपांतरण का उदाहरण है, कौन कौन है। अदरक है, प्याज है, आलू है। तो इसका सही जवाब उपरोक्त सभी हो जाएगा, तीनों आपके सही ही है, ठीक है। अब 32 देखेंगे, 32 क्या कहता है, प्रकाश संश्लेषण की दर किस रंग में सबसे कम होती है। प्रकाश संश्लेषण की दर किस रंग में सबसे कम होती है, तो वह रंग है लाल रंग, सबसे कम होता है ये प्रकाश संश्लेषण की दर, सर्वाधिक होता है, ठीक है। आगे देखेंगे नंबर 33, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक याद रखें, जरूर याद रखें। तो ये वेबर हो जाएगा, वेबर चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है।
अगर गॉस की बात कर लें तो ये चुंबकीय प्रेरण का हो जाएगा, चुंबकीय प्रेरण का हो जाएगा मात्रक। गॉस होता है हर्ट्ज आवृत्ति की मात्रक होता है, आवृत्ति। टेस्ला जो होता है ये चुंबकीय तीव्रता का होता है, चुंबकीय तीव्रता का। तो सभी को याद रखने हैं आपको, गॉस चुंबकीय प्रेरण का, हर्ट्ज आवृत्ति का, टेस्ला चुंबकीय तीव्रता और वेबर जो हो जाएगा चुंबकीय फ्लक्स का हो जाएगा। आगे देखेंगे नंबर 34, निर्वात में प्रकाश की चाल। तो प्रकाश की चाल ही पूछा जा रहा है यहाँ पे। तो आप यहाँ देख ले 3 इंटू यानी कि 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होगा, 3 गुने 10⁸ मीटर पर सेकेंड इसका सही जवाब होता है। तेल का एक बैरल लगभग किसके बराबर होता है? तो एक बैरल में देखिए फर्स्ट में है ही इसका आंसर 159 लीटर होता है, इसे याद रखना है, एक बैरल। हाइग्रोमीटर किसे मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? हाइग्रोमीटर, ध्यान से आप एक एक चीजों को देखें। सबसे पहले दूध की शुद्धता की बात करें तो इसे लैक्टोमीटर में मापा जाता है, लैक्टोमीटर में मापा जाता है। अगर वायुमंडल में व्याप्त आर्द्रता है तो इसे हाइग्रोमीटर से मापा जाता है, हाइग्रोमीटर से, ठीक है। अगर समुद्र की गहराई की बात करें तो ये फायदोमीटर से मापा जाता है। अगर द्रव्य का आपेक्षिक घनत्व की बात करें तो ये हाइड्रोमीटर से मापा जाता है, हाइड्रोमीटर से मापा जाता है। तो आपका सही जवाब हाइग्रोमीटर से क्या हो जाएगा? वायुमंडल में व्याप्त आर्द्रता को मापने में यह काम आता है हाइग्रोमीटर। एक एक चीजों को देखते जाना है, जितने भी मापक यंत्र हैं उसको भी आपको पढ़ने हैं। तैयारी पुख्ता होनी चाहिए, कहीं से भी कोई इशू नहीं। चलिए आगे, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? अब यहाँ पे ध्यान से देखें, देखिए कार्डियोग्राफ हृदय की गति को, तो ये आपका सही जवाब हो जाएगा। कुछ देर पहले ये प्रश्न किया गया है। कार्ब्यूरेटर ये आंतरिक दहन इंजन के रूप में काम करता है, ये इससे संबंधित कार्ब्यूरेटर होता है, तो ये भी आपका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद सिस्मोमीटर पृष्ठतल की वक्रता, ये देखिए गलत है। सिस्मोमीटर या सिस्मोग्राफ जिसको हम लोग कहते हैं, ये क्या करता है? भूकंप की तीव्रता को मापता है, तो ये गलत हो जाएगा। मैनोमीटर दाब को मापता है, ये देखिए ये भी सही है। तो आपका सही जवाब सिस्मोमीटर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से गलत युग्म को चिन्हित करना है। एक एक करके ये आविष्कार जो हुआ है, आविष्कारक को पहचानना है। तो ग्राहम बेल जो हैं ये टेलीफोन के आविष्कारक हैं, ये देखिए सही है। जेएल वेयर जो है टेलीविजन के आविष्कारक हैं, ये भी आपके सही है। अगर जेम्स वाट की बात करें, ये स्टीम इंजन के खोज किए, ये भी आपका सही है। मैडम क्यूरी डायनामाइट, ये गलत है। देखिए मैडम क्यूरी जो होगा, मैडम क्यूरी ये रेडियो एक्टिविता, जिसको हम लोग रेडियो धार्मिता कहते हैं, रेडियो धार्मिता की खोज किए थे। पोलोनियम नाम का धातु भी इन्होंने खोज किया था मैडम क्यूरी ने, इन्हें नोबेल पुरस्कार से नवाजा भी गया है। तो रेडियो धार्मिता की बात आए तब मैडम क्यूरी सही होगा। डायनामाइट की खोज किसने किया था? अल्फ्रेड नोबेल ने किया था, अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा किया गया था डायनामाइट की खोज। तो आपका सही जवाब हो जाएगा मैडम क्यूरी डायनामाइट, ये गलत हो जाएगा। ये गलत युग्म को ही चिन्हित करना था। तो क्वेश्चन को आप हमेशा याद रखें, ध्यान से पढ़ें। वर्षा की अम्लता इसके द्वारा मापी जाती है। जैसे देखिए हाइग्रोमीटर हम बता चुके हैं, अगर आप ऑप्शंस याद रखेंगे तो आपका गलती नहीं होगा। देखिए हाइग्रोमीटर अभी हमने बताया था, यह आर्द्रता को मापता है वायुमंडल में। एमीटर विद्युत धारा को मापता है, विद्युत धारा को यह क्या करता है? मापता है। उसी तरह पीएच मीटर इसका सही जवाब हो जाएगा। वर्ष की अम्लता को पीएच मीटर के द्वारा मापा जाता है। बैरोमीटर जो होता है वो वायुमंडल का दाब मापता है, ठीक है। वायुमंडल का दाब बैरोमीटर में मापता है। तो एक एक चीजों को आपको याद रखने हैं, याद रखेंगे तभी आपका आंसर सही होगा। निम्नलिखित में कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है, उसमें विकिरण भी है, एक्सकिरणें भी है, लेकिन प्राश्रव्य तरंग जिसे अल्ट्रासोनिक वेव्स भी कहते हैं, अल्ट्रासोनिक वेव्स, ये जो होता है ये विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं होता है। हमेशा याद रखें, प्राश्रव्य तरंग है जिसे अल्ट्रासोनिक वेव्स कहते हैं, ये विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। रडार का प्रयोग किस लिए किया जाता है? देखिए दूरस्थ वस्तुओं की अगर पहचान करना है तो ये तो दूरबीन से काम हो जाएगा। रेडियो रिसीवर से सिग्नल प्राप्त करना रडार का असली काम है। रेडियो रिसीवर, रेडियो सिग्नल प्राप्त करना ये रडार का काम है। अगर पनडुब्बी का पता लगाना है तो ये सोनार का काम है, ये भी आपको याद रखना है। तुल्यकालिक उपग्रह का पता लगाना हो, इसे भी आपको याद रखने हैं। चलिए आपको इसे कमेंट करना है, कमेंट में बताएं आप, हम नहीं बताएंगे। चलिए अगला देखेंगे, त्रिविमीय चित्र किसके द्वारा लिया जाता है? तो यह लिया जाता है होलोग्राफी,
होलोग्राफी इसे कहा जाता है, होलोग्राफी ये पद्धति है। आगे देखें, मोनेजाइट बालू में निम्न में से कौन सा खनिज पाया जाता है? तो खनिज की बात पूछा जा रहा है, तो मोनेजाइट एक तरह का अयस्क है। क्या है? अयस्क है। किसका है? थोरियम का है। यूरेनियम भी थोरियम की जगह काम करता है, यानी कि यूरेनियम की जगह थोरियम, क्योंकि थोरियम का जो भंडार है बहुत अधिक है भारत में, खास करके यूरेनियम का भी है, लेकिन यूरेनियम का भारत में नहीं है, ज़्यादा थोरियम का है, तो यूरेनियम की जगह थोरियम भी यूज किया जाता है। आगे, नाभिकीय विखंडन में ऊर्जा किस रूप में निकलती है? नाभिकीय विखंडन, विखंडन कहने का मतलब है जब परमाणु विस्फोट होता है तो उसमें जो ऊर्जा निकलता है वो रासायनिक ऊर्जा के रूप में, केमिकल एनर्जी के रूप में ये क्या करता है? बाहर निकलता है। तो नाभिकीय विखंडन में ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा के रूप में प्राप्त होता है। आगे देखेंगे, सामान्य उर्वरकों में जिन 3 तत्वों की सबसे अधिक आवश्यकता होती है वह सामान्य उर्वरक, देखिए ये मेन याद रखें। तो उर्वरक में जो प्रयोग किया जाता है, एक नाइट्रोजन होता है, पोटेशियम होता है, फास्फोरस होता है। आपका सही जवाब ये हो जाएगा, ये तीनों एकदम एसेंशियल है, नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस उर्वरकों के लिए। अपमार्जक जो डिटर्जेंट बोला जाता है, पृष्ठ को किस सिद्धांत पर साफ करते हैं? तो यह देख लें, श्यानता, प्रत्यास्थता, प्लवन, पृष्ठ तनाव, इसका सही जवाब हो जाएगा सरफेस टेंशन। ये सिद्धांत पर यह अपमार्जक जो डिटर्जेंट होता है, जिसे हम लोग आमतौर पर सर्फ के रूप में इस्तेमाल करते हैं, वो यूज होता है। रसोई की गैस एक मिश्रण है, रसोई किस प्रकार का मिश्रण है ये बताना है। रसोई का जो गैस होता है उसको क्या बोला जाता है? एलपीजी बोला जाता है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस बोला जाता है, और यह ब्यूटेन और प्रोपेन का एक मिश्रण होता है जो अति ज्वलनशील होता है। चलिए 48, हाइड्रोकार्बन का प्राकृतिक स्रोत सिर्फ पूछ रहा है, तो प्राकृतिक स्रोत तो सीधा सीधी यहाँ पे कच्चा तेल हो जाएगा, खनिज तेल जिसे हम लोग कहते हैं, हाइड्रोकार्बन का प्राकृतिक स्रोत माना जाता है। 49, समुद्री जल को किस प्रक्रिया से शुद्ध किया जा सकता है? तो ये आसवन विधि है जिसके द्वारा इसे शुद्ध किया जा सकता है। आज का अंतिम सवाल आप देखें, अंतिम सवाल है ये 50वां, फोटोग्राफी की फिल्म बनाने के लिए सिल्वर के कौन से लवण का प्रयोग किया जाता है? तो फोटोग्राफी अगर बात हो रही है तो इसका सही जवाब हो जाएगा सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग होता है फोटोग्राफी की फिल्म बनाने में। अगर एक एक करके इसको देखें, सिल्वर नाइट्रेट का अगर हम प्रयोग देखें तो सिल्वर नाइट्रेट आप देखते होंगे जो मत देते समय जो अंगुलियों में जो स्याही लगाया जाता है, ठीक है, अंगुलियों में जो स्याही लगाया जाता है, ठीक है, वही सिल्वर नाइट्रेट होता है, सिल्वर नाइट्रेट जो कि रंगा जाता है अंगुलियों में। सिल्वर क्लोराइड की अगर बात कर लें, सिल्वर क्लोराइड, तो ये क्या करता है? ये फोटोक्रोमिक जो चश्मा होता है उसका कांच तैयार करता है, फोटोक्रोमिक कांच, ठीक है, और ये जीवाणुरोधी के रूप में काम करता है, जीवाणुरोधी। तो एक एक चीजों को आपको समझना है। सिल्वर नाइट्रेट ये स्याही का रूप होता है, सिल्वर सल्फेट जो कि जीवाणुरोधी होता है, सिल्वर ब्रोमाइड जो कि फोटोग्राफी का फिल्म बनाने में यूज होता है, सिल्वर क्लोराइड जो कि फोटोक्रोमिक कांच बनाने में प्रयोग किया जाता है। तो सभी जो यौगिक हैं, यौगिक को जरूर याद रखें, यौगिक से का जो प्रयोग होता है उसको याद रखें, और याद क्या रखें, सारी चीज़ों को हम करवाएंगे, आप सिर्फ वीडियो देखें और दोस्तों को शेयर करते रहें। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।